ये हमारी JS प्रोजेक्ट सीरीज की थर्ड वीडियो है और आज इस वीडियो में मैं आपसे बनवाऊंगा एक रैंडम कलर चेंजर जो कि क्लिक करते ही हमारे बैकग्राउंड को चेंज करेगा रैंडमली। मैं दिखाता हूँ आपको हमारा प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ हमारे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो रहा है। इस प्रोजेक्ट को बनाते बनाते मैं आपको JS के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलूंगा जो इस प्रोजेक्ट को बनाने में यूज होंगे। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप इस वीडियो को ना देख के मत छोड़ देना, इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ साथ बनाते हुए चलना। तो अगर आपको कोई भी डाउट लगे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूंगा। सीरीज के पहले वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था एक सब्सक्राइबर का जिनको कुछ डाउट था। आज इस वीडियो में मैं उनका वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलो फिर करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग। तो आप देख सकते हो कि ये हमारी HTML फाइल है, ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड है और इसके अंदर हमने कुछ अपनी HTML लिखी हुई है। चलो मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे HTML और CSS इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मैं इस सीरीज में मेन फोकस करना चाहता हूँ जावास्क्रिप्ट पे। अगर मैं HTML और CSS यहाँ पे लिखूंगा तो यार काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो आपको HTML और CSS तो आती होगी। तो चलो फिर बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैंने एक डिव कंटेनर बनाया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर हमने एक हेडिंग दी हुई है जो कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी। उसके बाद मैंने एक और डिव कंटेनर बनाया जिसके अंदर मैंने अपनी वैल्यू दी हुई है। अभी ये वैसे ही मैंने टैक्स लिखा हुआ है। ये हमारी एक हेक्स वैल्यू है जो कलर जनरेट करने के लिए यूज होती है। उसके बाद मैंने एक बटन बनाया हुआ है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अभी बस ये एक सिंपल बटन है, कोई इंटरेक्टिविटी मैंने इसमें ऐड नहीं की है। तो आप देख सकते हो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा अभी हमारे पेज पे क्योंकि अभी ये सिर्फ एक बटन है। हम इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे अपनी जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अब मैं आपको CSS फाइल में लेके चलता हूँ। ये मैंने कुछ CSS लिखी हुई है हमारी बॉडी के लिए, कंटेनर के लिए और हमारे जो भी एलिमेंट्स थे सबके लिए मैंने यहाँ पे CSS लिखी हुई है। तो आप देख सकते हो, आप खुद से भी ये दोनों चीज़ें लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि सेम ही बनानी है ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अगर आप सेम बनाना चाहते हो तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। और देखना क्या यार, ये सारी चीज़ें तो आप वैसे ही समझ के बना लोगे। तो आप चलते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। अब यहाँ पे होगा हमारा मेन काम। तो आज जो जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स मैं कवर करने वाला हूँ उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम देखेंगे हमारी मैथ ऑब्जेक्ट को। ये हमारी मैथ ऑब्जेक्ट के मेथड्स है दोनों, इनको हम समझेंगे हमारे प्रोजेक्ट बनाते टाइम। हम डोम मैनिपुलेशन देखेंगे, इवेंट हैंडलिंग देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक इवेंट बताया था जो कि था इनपुट इवेंट, जो कि टेक्स्ट एरिया और इनपुट फील्ड के साथ काम करने के लिए यूज होता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे क्लिक इवेंट को और जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो है हमारे लूप्स, ठीक है। तो चलो फिर अब करते हैं हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग। देखो, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में समझाया था कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते टाइम सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप उसको स्टेप्स में तोड़ दो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो पहला स्टेप है उसको समझते हैं कि वो क्या है। देखो, सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ना तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। बैकग्राउंड कलर के साथ साथ हमारा जो हमने डिव बनाया हुआ था इसका भी कलर चेंज हो जाए। तो इस बटन को इंटरेक्टिव बनाना है मुझे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी HTML फाइल से इस बटन को लेके आना पड़ेगा अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। तो चलो फिर लेके आते हैं इसको अपनी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। उसके लिए हम यूज करते हैं हमारे डोम मेथड्स का। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कौन से, इसको मैं नाम देता हूँ बटन और यहाँ मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और इसके अंदर जो हमने बटन को ID दी थी वो देख लेता हूँ मैं क्या ID थी। एक मिनट, इसको हमने ID दी थी जनरेट बटन। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको यहाँ से। यहाँ लिखेंगे हम हैश और उसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो हमारा बटन था वो आ चुका है हमारी HTML से जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी समझाई थी कि जब भी कोई एलिमेंट हमारा HTML से हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर आता है ना तो वो सिर्फ एक एलिमेंट नहीं होता, वो हमारी एक ऑब्जेक्ट होती है। जैसे जब ये बटन यहाँ पे था तो ये सिर्फ एक एलिमेंट था जिसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था और थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ऐड की हुई थी। लेकिन जब डोम के मेथड्स का यूज करके हम इसको अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर लेके आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा, बस आप अभी इतना ध्यान रखो। अभी जो हमारे पास यहाँ पे आया है ना ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले स्टेप की तरफ। तो अब जो हमारा अगला स्टेप है वो ये है कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ना तो जो हमारे बैकग्राउंड आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट, इसका कलर चेंज हो जाए। उसी के साथ हमारे इस डिव का भी कलर चेंज हो जाए। तो ये कैसे होगा, ये होगा हमारे इवेंट लिसनर्स की हेल्प से। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि इवेंट लिसनर्स क्या होते हैं। देखो, जब भी हम कोई इवेंट करते हैं ना, जैसे माउस का क्लिक करना, माउस को मूव करना या कीबोर्ड पे कुछ टाइप करना, तो हमारा जो ब्राउजर होता है ना वो उस पर नजर रखता है, वो उसको लिसन करता है। डिफरेंट टाइप के इवेंट लिसनर्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज मैं जिस इवेंट लिसनर का यूज करने वाला हूँ वो है हमारा क्लिक इवेंट। तो चलो फिर करते हैं उसका यूज।
तो हमें इवेंट किसके ऊपर लगाना है, हमें लगाना है अपने बटन के ऊपर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बटन, उसके बाद डॉट ऐड इवेंट लिसनर। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूंगा अपना इवेंट। कौन सा इवेंट मुझे लगाना है, क्लिक इवेंट। तो मैंने यहाँ पे क्लिक लिख दिया। अब यहाँ पे हमको एक कॉल बैक फंक्शन पास करना होता है। कॉल बैक फंक्शन कब चलता है, जब जो ये हमारा इवेंट है ये ट्रिगर होता है। जब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, तब हमारा एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा। तो चलो फिर पास करते हैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन। तो अब जो फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं इसको इससे बाहर भी बना सकता हूँ और फिर यहाँ पे उसका रेफरेंस दे सकता हूँ। तो चलो फिर उसको बाहर बनाते हैं, थोड़ा सही सा लगेगा, मिक्सअप नहीं होगा हमारा कोड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर, लिख देता हूँ सिंपली। ठीक है, कलर चेंजर दे देता हूँ इसको नाम। तो हमने अपना फंक्शन बना लिया है। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, हमें क्या जनरेट करना है, अपने बैकग्राउंड्स कलर जनरेट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे हमारी हेक्स वैल्यूज का। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है और उस वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग रखी है जिसके अंदर कुछ नंबर्स हैं और अल्फाबेट्स हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या होते हैं। देखो, जो हमारी हेक्स वैल्यूज होती है ना, जो कि आपको इस ब्लैक बॉक्स के अंदर दिख रही होगी, ये जो FF लिखा हुआ है यहाँ पे, वो इन्हीं से जनरेट होती है। अब आपको इस वेरिएबल के अंदर जो हमारी 16 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ना, इनका यूज करके ही हम हमारे कलर्स को जनरेट करेंगे। इनसे हम हमारी हेक्स वैल्यू निकालेंगे और अपने कलर को जनरेट करेंगे। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये 16 कैरेक्टर से कितने कलर जनरेट हो जाएंगे। इन 16 कैरेक्टर्स का यूज करके हम 16 मिलियन प्लस कलर्स को जनरेट कर सकते हैं। सही सुना आपने, 16 मिलियन प्लस कलर्स को हम इनका यूज करके जनरेट कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला स्टेप है उसको समझते हैं एक बार। जो ये हमारी हेक्स वैल्यू होती है ना, इसका एक सिंटैक्स होता है लिखने का, एक वैलिड सिंटैक्स होता है इसका। इसके अंदर हमारे सिर्फ 6 ही कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक हैश होता है और उसके अलावा 6 कैरेक्टर्स इसके अंदर हमारे पास होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे 6 Fs हैं हैश के साथ। तो अब जो हमारा अगला स्टेप है वो ये है कि मुझे क्या चाहिए। मैंने जो ये स्ट्रिंग बनाई है यहाँ पे, इसके अंदर से मुझे रैंडमली कोई भी 6 वैल्यूज चाहिए। तो चलो फिर निकालते हैं उन 6 वैल्यूज को इस स्ट्रिंग के अंदर से। इन 6 वैल्यूज को निकालने के लिए हम यूज करेंगे हमारे लूप्स का। तो यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ हमारे फॉर लूप का। तो चलो फिर बनाते हैं अपने फॉर लूप को। अब हमें कितनी वैल्यूज चाहिए, हमें 6 वैल्यूज चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ इसको। अब हमने अपना फॉर लूप यहाँ पे बना लिया है, जो कि कितने टाइम्स चलेगा, 6 टाइम्स चलेगा। तो अब जो हमारा स्टेप था वो ये था कि मुझे अपने वेरिएबल के अंदर से 6 वैल्यूज चाहिए थी। तो चलो फिर निकालते हैं 6 वैल्यूज को अपने वेरिएबल के अंदर से। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेक्स और यहाँ लिख देता हूँ आई। तो अब मैं आपको कंसोल में दिखाता हूँ कि जो हमारा लूप है वो हमको 6 वैल्यूज देगा इस स्ट्रिंग के अंदर से निकाल के। चलो चेक करते हैं इसको। तो जब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि जो हमारी 6 वैल्यूज थी वो प्रिंट होके यहाँ पे आ गई। ठीक है, रिफ्रेश करके वापस दिखाता हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कि जो हमारी 6 वैल्यूज थी वो हमारी प्रिंट होके आ रही है। तो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब ये वैल्यूज तो हमारे पास प्रिंट होके आ रही है, लेकिन हमें 6 वैल्यूज थोड़ी ना चाहिए स्टार्टिंग के। हमें तो रैंडमली कोई भी वैल्यू चाहिए जिससे हम अपने रैंडम कलर्स को जनरेट कर सकें। तो रैंडम कैरेक्टर्स को इसके अंदर से निकालने के लिए हम यूज करेंगे हमारी मैथ ऑब्जेक्ट के मेथड्स का, जिसका नाम है math.random। तो चलो फिर करते हैं उसका यूज। मैं यहाँ पे देता हूँ math.random। 1 मिनट, गलत लिख दिया। तो ये क्या है, ये हमारी मैथ ऑब्जेक्ट का एक मेथड है। तो अब मैं आपको मैथ ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। देखो, जावास्क्रिप्ट में मैथ ऑब्जेक्ट एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होती है। ये नंबर्स के साथ काम करता है, जैसे कि नंबर्स को राउंड करना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज निकालना, रैंडम नंबर जनरेट करना, स्क्वायर रूट्स निकालना और भी काफी सारी चीजें हम अपनी मैथ ऑब्जेक्ट का यूज करके कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं उसके मेथड का यूज करके रैंडम नंबर जनरेट कर रहा हूँ। तो ये जो मेथड है ना math.random, ये हमको नंबर जनरेट करके देता है रैंडमली 0 से और 1 के बीच में। तो जब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि हमारे पास रैंडम वैल्यू जनरेट होके आ रही है। ये 6 वैल्यूज इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसको लूप के अंदर लिखा हुआ है। तो ये 6 टाइम्स प्रिंट होके आ रही है यहाँ पे। तो हमें अभी इतना समझ में आ गया कि math.random का यूज करके हम रैंडमली कोई भी वैल्यू जनरेट कर सकते हैं 0 से 1 के बीच में। अभी ये मेथड हमको रैंडम वैल्यूज तो जनरेट करके दे रहा है, लेकिन हमें रैंडम वैल्यूज 0 से 1 के बीच में थोड़ी ना चाहिए। हमें अपनी रैंडम वैल्यू चाहिए इस स्ट्रिंग के अंदर से जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो स्ट्रिंग के अंदर से रैंडम वैल्यूज निकालने के लिए मुझे अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को इनटू करना होगा अपने math.round से। तो चलो फिर करते हैं। तो मैं लिखता हूँ इनटू हेक्स। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हेक्स देता हूँ और लेंथ नहीं लिखता तो मुझे क्या आएगा आउटपुट? चलो एक बार कंसोल में चेक करते हैं।
तो आप देख सकते हो कि हमारे पास आया आउटपुट नोट अ नंबर। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारी मैथ ऑब्जेक्ट होती है ना, वो यूज होती है नंबर्स के साथ डील करने के लिए, ठीक है। अब जो हमारी ये हेक्स है, वेरिएबल है ये एक, और इस वेरिएबल के अंदर क्या है, ये एक स्ट्रिंग ही तो है पूरी। अगर हम एक स्ट्रिंग को एक नंबर के साथ इनटू करते हैं तब हमारा आउटपुट आता है नोट अ नंबर। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग को इनटू कर रहे हैं नंबर के साथ, जो कि एक इनवैलिड ऑपरेशन है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे आ रहा है नोट अ नंबर। तो हमें इसकी लेंथ प्रिंट करानी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कंसोल में कि क्या आउटपुट आएगा। अब बटन क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जब मैंने लेंथ से इसको इनटू कराया तो अब आप सोच रहे होगे यार अभी भी तो नंबर ही आ रहा है, अब थोड़ी ना हमारी ये वैल्यू प्रिंट होके आ रही है। कराएंगे इस वैल्यू को भी प्रिंट कराएंगे, बस आप थोड़ा पेशेंस रखो और जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ उनको समझते चलो और इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ बनाते चलो। तो अब जो हमारा अगला स्टेप है उसको समझते हैं। देखो अगला स्टेप ये है कि अब जो हमारी वैल्यू आ रही है ना, ये आ रही है डेसिमल में, लेकिन हमें अपनी सिंगल वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैथ ऑब्जेक्ट के एक मेथड का, जिसको हम कहते हैं मैथ.फ्लोर, जो कि क्या करता है, हमारी वैल्यू को राउंड कर देता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ.फ्लोर। अब मैं आपको कंसोल में प्रिंट करके दिखाता हूँ वापस से। तो अब आप कंसोल में देख सकते हो कि हमारी सिंगल वैल्यूज प्रिंट होके आ रही है विदाउट डेसिमल। तो हमारा ये स्टेप भी हो चुका है कंप्लीट। अब जो हमारा अगला और आखिरी काम है वो ये है कि मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर से अपनी वैल्यूज निकालनी है। तो चलो फिर निकालते हैं। उनको निकालने के लिए हम यूज करेंगे इंडेक्सिंग का। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम उसके अंदर से वैल्यूज निकालेंगे। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्वायर ब्रेसेस, इसके आगे मैं लिखता हूँ हेक्स, ठीक है। अब मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि हेक्स कलर कोड को लिखने का एक वैलिड सिंटैक्स होता है, जिसमें हमारे 6 कैरेक्टर्स होते हैं और एक हैश होता है। तो हमारे 6 कैरेक्टर्स तो आ चुके हैं हमारे पास। अब हमें किसकी नीड है, हमें हैश की नीड है। तो चलो फिर हैश भी लगाते हैं इनके आगे। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, इसमें मैं लिख देता हूँ कोड, इसको मैं वैल्यू देता हूँ हैश। अब हमें कुछ नहीं करना, बस अपनी स्ट्रिंग को इसके अंदर असाइन करके ऐड करना है। कर देते हैं। तो फिर तो अब जो हमारा लॉजिकल काम था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप इसको देख के कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो ये काफी सिंपल है। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो वर्ड लिख देता हूँ। अब मान लो मुझे ई प्रिंट कराना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा इंडेक्सिंग का। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखूंगा अपनी स्ट्रिंग का नेम, स्क्वायर ब्रेसेस का यूज करूंगा और जिस इंडेक्स पे हमारा वो कैरेक्टर है वो इंडेक्स दे दूंगा। हमारा कैरेक्टर है पहले इंडेक्स पे, 0 पे h है और 1 पे e है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 1। तो मैं दिखाता हूँ आपको कंसोल में। तो आप देख सकते हो हमारा ई प्रिंट होके आ चुका है। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज हो रही है। जो यहाँ पर हमको नंबर मिलेगा इनसे, उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब जो हमारा लूप है वो 6 टाइम्स चल रहा है, तो हमारे पास कितनी वैल्यूज आएंगी, 6 वैल्यूज। उसको हम हैश में ऐड कर देंगे तो हो गया हमारा काम। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि जो हमारी ये वैल्यू आई है इससे हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, उसके लिए हमें हमारी बॉडी चाहिए होगी। तो चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो अब हमारी बॉडी हमारे पास आ चुकी है। तो चलो फिर करते हैं इसका कलर चेंज। इसके अंदर मैं असाइन कर देता हूं हमारा कोड, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो हमारे पास यहाँ पे आता है ये एक ऑब्जेक्ट होती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट होती है ना, इसके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं और बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनका यूज करके हम चेंजेस कर सकते हैं। नहीं तो आप एक चीज सोचो, हम जो यहाँ पे वेरिएबल बना रहे हैं उसके लिए हम यूज कर रहे हैं हमारे कॉन्स्ट कीवर्ड का और उसमें असाइन भी कर रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है, ये इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है और हम ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको हमारा आउटपुट दिखाता हूँ। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। जैसे मैं इस पे दोबारा क्लिक करूंगा दोबारा हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अब 2 चीजें हमको और चेंज करनी है, एक तो इस डिव का कलर और दूसरी है हेक्स वैल्यू जो इसके अंदर आ रही है। मैं चाहता हूँ ये हेक्स वैल्यू वही आए जो यहाँ पे हमको ये जनरेट करके दे रहा है। चलो फिर करते हैं इसको भी चेंज। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए हमें हमारा डिव चाहिए और हमें पी टैग चाहिए, तो ले आते हैं उसको भी। मैंने अपने डी को कुछ आईडी दी थी, शायद क्लास दी थी। हाँ मैंने अपने डिव को क्लास दी थी कलर बॉक्स। तो अब करते हैं अपने डिव का कलर चेंज। तो दिखाता हूं मैं आपको। तो अब आप देख सकते हो हमारे डिव का भी कलर चेंज हो रहा है। तो अब हमें ये वैल्यूज भी चेंज करनी है यहाँ पे।
तो करते हैं इनको भी चेंज। उसके लिए हमें पी टैग चाहिए होगा, तो ले आते हैं अपने पी टैग को यहाँ पे। इसको शायद मैंने आईडी दी थी, हाँ इसको मैंने आईडी दी थी कलर कोड। तो कर देते हैं अब इसको भी चेंज। मुझे इसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज करना है और इसके अंदर मैं देता हूँ कोड। तो अब जो हमारा प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हमारी वैल्यूज भी चेंज हो रही है अब इसके अंदर। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रोजेक्ट बनाते टाइम मजा आया होगा। तो अगर आप इस प्रोजेक्ट का पूरा सोर्स कोड देखना चाहते हो तो मैंने इसे अपने गिटहब अकाउंट पर अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने अकाउंट का लिंक दिया है, आप वहां जाके इसको देख सकते हो। तो अब बात करते हैं हमारे कमेंट की, जो कि मुझे मेरी पिछली वीडियो में आया था। तो उस डाउट को मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, मैंने अपने पहले प्रोजेक्ट में एक डिजिटल क्लॉक बनाई थी। तो जब मैं उसको 12 आवर्स में कन्वर्ट कर रहा था तो मैं उसमें 0 की जगह 12 असाइन कर रहा था। ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि जो हमारी डेट ऑब्जेक्ट होती है और जो उसका मेथड होता है ना गेट आवर्स, वो हमको आवर्स देता है 0 से 23 की रेंज के बीच में। तो जैसे ही हमारा 1 घंटा और बढ़ता है, यानी 23 से 24 होते हैं, तो वो 24 नहीं होता, हमारा अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। तो जो हमारे आवर्स होते हैं ना वो 0 हो जाते हैं। तो मैं उसको 12 आवर में कन्वर्ट कर रहा था, तो इसलिए मैंने उसको 12 असाइन किया। आपके घर पे घड़ी है, आप देखते हो आपका टाइम रात को 12 बजे से स्टार्ट होता है, फिर दोपहर के 12 बजते हैं, ऐसे 1 2 3 4 करते करते। तो आपकी घड़ी में कहीं 0 होता है क्या? नहीं होता ना। इसीलिए मैंने उसको 0 की जगह 12 असाइन करा, क्योंकि हम उसको 12 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे थे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा। तो मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।